आज का पहला सवाल, एक व्यक्ति ने कोई धन 4% वार्षिक SI की दर से उधार दिया। वह 8 वर्ष बाद मूलधन से 340 रुपया कम ब्याज पाया। मूलधन क्या है? आइए एक बार हम लोग फॉर्मूला रखें, फिर फॉर्मूला के बगैर भी हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। अगर धन P है और दर 4 है, समय 8 है, तो ब्याज कितना देना पड़ेगा? ब्याज इतना देना पड़ेगा, PR/T/100, यही ब्याज है। और क्वेश्चन कहता है ये ब्याज कम है, किससे? मूलधन से। ये ब्याज इस धन से कम है, और ये कितना कम है? 340। तो दोनों का अंतर 340 लिख लीजिए, या इसमें 340 जोड़ लीजिए और दोनों बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है ये कम है। कितना कम है? 340। अगर 340 इसमें लाकर जोड़ दें तो बात बराबर होगा ना, तो बराबर लिखेंगे। एक समीकरण आपके पास है, आइए हल कीजिए। P इसको इधर लाएंगे तो 32P/100 बराबर क्या? 340। एलसीएम लेते हैं 100, 100P माइनस 32P बराबर 340। 100P में 32P जाएगा तो क्या बचेगा? 68P बराबर 340 गुना 100, और 68 से इसको काट देते हैं 5 बार में। P का मान 500 रुपया। शायद इस बात में कहीं दिक्कत ना हो, समझना सिर्फ पहला लाइन है, कैलकुलेट आप अपने तरीके से करेंगे। आइए इस क्वेश्चन के लिए हम लोग दूसरा विकल्प देखें। आप दर क्या देख रहे हैं? दर 4% वार्षिक, समय क्या? 8 वर्ष। 1 वर्ष में 4%, 8 वर्ष में कितना? 32%। आपको 32% मिलेगा। शायद ये समझना कहीं से मुश्किल नहीं है। आपका धन क्या होगा? 100%। ये तो विश्वव्यापी सत्य है। कोई भी धन अपने आप में 100% होता है। तो ये ब्याज इस धन से कम है ना? कितना कम है? तो आप कहेंगे 68%। और कितना कम है ये क्वेश्चन कह रहा? 340। 68% का मान 340। 1% का मान कितना? 5। 1% का मान 5 और 100% का मान 500। ये आपका आंसर है। आइए अगला सवाल। किसी धन का मिश्र धन उस धन का 7/3 भाग है, तो उसी दर से उतने ही समय में कितना धन लगाया जाए ताकि कुल मिश्र धन 1106 रुपया हो जाए? देखिए सवाल क्या कह रहा है। आपका धन अगर P है, धन P है, तो मिश्र धन क्या होगा? 7/3 गुना P। साफ साफ क्वेश्चन कह रहा है। मिश्र धन मूलधन का 7/3 गुना हो जाए, और मिश्र धन अगर 7P/3 हो और मिश्र धन का मान 1106 हो, तो मिश्र धन बराबर मिश्र धन हम लोग लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। ये भी मिश्र धन है। अगर धन आपका P है तो मिश्र धन ये होगा, और मिश्र धन का मान दिया हुआ है 1106। अगर 7P/3 का मान 1106 है, तो P का मान क्या होगा? P का मान 1106 गुना 3/7। इसको कैलकुलेट करेंगे 474। ये आपका आंसर।
या आप वेरिएबल नहीं लेना चाह रहे हैं तो आप सीधा लिखिए। कई एक बार इस बात का चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि ये मिश्र धन होगा और ये धन होगा, ये मूलधन होगा। हमेशा हमेशा ये मिश्र धन जब भी ऐसा बोलेगा कि कोई मिश्र धन अपने मूलधन का इतना गुना हो जाता है तो वो हमेशा ये भाग मिश्र धन होगा और ये भाग धन होगा। आइए एक बार फिर देख लेते हैं। अगर आपका धन P है तो मिश्र धन क्या होगा? 7/3P। आपका धन 100 है तो आपका मिश्र धन होगा इतना गुना 100। लेकिन आपका धन 3 भी तो हो सकता है। अगर आपका धन 3 है तो मिश्र धन क्या होगा? तो मिश्र धन क्या होगा? आप देखिए, मिश्र धन 7 होगा। यानी मूलधन अगर 3 है तो मिश्र धन क्या दिखाई दे रहा है? 7। और ये हमेशा होगा। यहाँ आपको कोई एग्जाम्पल लेने का कोई आवश्यकता नहीं है। ये भाग हमेशा मिश्र धन, ये भाग हमेशा मूलधन। आइए हम लोग बिना किसी वेरिएबल के आंसर लाएं। तो हम लोग लिखेंगे मिश्र धन 7 है और मिश्र धन क्या है? 1106 है। और मूलधन 3 है तो 3 का मान क्या? 7 का मान अगर 1106 तो 3 का मान क्या? ये आपका आंसर है। आइए 1106 बटा 7 गुना 3 यानी 474 रुपया। आपका धन क्या? 474। आइए अगला सवाल। कोई व्यक्ति 3,75,000 रुपए की राशि को अपने पुत्र तथा पुत्री में जो क्रमशः 12 वर्ष तथा 14 वर्ष की आयु के हैं इस प्रकार बांटना चाहता है कि प्रत्येक को 18 वर्ष का होने पर 5% वार्षिक SI की दर से समान धनराशि मिले। प्रत्येक का भाग ज्ञात करें। सवाल क्या कह रहा है? एक पिता अपने 2 बच्चों के नाम पर कुछ पैसा रखना चाह रहा है जो दिया हुआ है 3,75,000। 3,75,000 में कुछ भाग पुत्र के नाम पर, कुछ भाग पुत्री के नाम पर। और क्वेश्चन कह रहा है साधारण ब्याज की दर 5% है और जब वे 18 वर्ष के होंगे, वे मतलब दोनों, वे 18 वर्ष के होंगे तो समान धनराशि लाएंगे, समान धनराशि पाएंगे। आइए तो क्वेश्चन कहता है किसके लिए कितना पैसा रखा जाएगा, पुत्र को कितना दिया जाएगा और पुत्री को कितना दिया जाएगा। आइए मान लिया जाए पुत्र के लिए P रुपया दिया जाएगा और क्वेश्चन कहता अपने पुत्र तथा पुत्री जो क्रमशः 12 वर्ष। पुत्र कितने वर्ष का है? 12 वर्ष का है। पुत्र को 18 वर्ष होने में 6 साल लगेगा और 6 वर्ष में 6 और 5% के दर से 30% ब्याज मिलेगा। 6 वर्ष में 5% के दर से कितना ब्याज मिलेगा? 30%। तो पुत्र का मिश्रधन कितना होगा? 130%। इस बात में शायद कोई परेशानी ना हो क्योंकि इस बात से हम लोग कई एक बार गुजर चुके हैं। अब मान लिया जाए पुत्री के नाम पर Q रुपया जमा किया गया और पुत्री जो अभी 14 वर्ष की है, 18 वर्ष होने में 4 वर्ष और लगेगा, 4 वर्ष और लगेगा तो 4 वर्ष का ब्याज ऐड होगा ना। तो मूलधन P है, 4 वर्ष में कितना धन उसमें ऐड होगा? सॉरी, मूलधन Q है, 4 वर्ष में कितना धन ऐड होगा? तो 4 गुना 5 20%। तो मिश्रधन 120% हो जाएगा। होगा क्या? और क्वेश्चन बोल रहा है जब वे 18 वर्ष के होंगे तो समान धनराशि उठाएंगे, मतलब इसका जो वैल्यू होगा और इसका जो वैल्यू होगा वो बराबर होगा। क्वेश्चन कह रहा है 18 वर्ष बाद ये P कितना हो जाएगा? तो इतना। 18 वर्ष बाद Q कितना हो जाएगा? तो इतना।
और दोनों बराबर है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो दोनों बराबर लिख लेते हैं। अब P और Q का रेशियो क्या दिखाई देगा? 120/130। अब रेशियो क्या? 12:13। 12:13 में हम लोग बांट लेते हैं उस धन को जो पिताजी के पास है। 12 रुपया पुत्र को तो 13 रुपया पुत्री को, तो 25 रुपया हुआ ना। अगर पुत्र को 12 रुपया देते हैं, पुत्री को 13 रुपया, तो कुल कितना हुआ? 25 रुपया। 25 रुपया में पुत्र को कितना मिला? 12। तो 3,75,000 में कितना मिलेगा? आइए, 12/25 गुना क्या? 3,75,000। इसी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये आंसर आएगा। 25 से कटेगा ये 15,000 और इसका मान आएगा इतना। पुत्र को कितना मिला? इतना। और यही राशि अगर टोटल राशि में घटा लें तो जो बचेगा वो किसको मिलेगा? पुत्री को। तो पुत्री को कितना मिलेगा? 3,75,000 और उसमें आप इतना घटा लीजिए, जो मान आएगा वही पुत्री के हिस्से में जाएगा। 0 0 0 5 और यहाँ 9, यहाँ 1, ये राशि पुत्री के हिस्से में। शायद सवाल में कुछ नहीं है, फिर भी एक बार हम लोग देख लें ताकि कहीं कंफ्यूजन ना रह जाए। पुत्र के नाम पर P रुपया दिया गया, पुत्री के नाम पर Q रुपया। पुत्र चूंकि 12 साल का है, इसलिए 18 साल होने में इसे 6 साल लगेगा। 6 साल लगेगा तो 6 साल का ब्याज मिलेगा और 1 साल का ब्याज 5%। 6 साल का ब्याज 30% और ब्याज 30% मिलेगा, तो मिश्र धन 130% हो जाएगा। यहाँ ब्याज 20% मिलेगा। 20 क्यों? क्योंकि 4 वर्ष ही है। 14 वर्ष से 18 वर्ष तक जाने में 4 वर्ष ही है। तो 4 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? 1 वर्ष में 5, 4 वर्ष में 20 और 4 वर्ष में 20% ब्याज मिलेगा, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 120। ये मिश्रधन और ये मिश्रधन बराबर है, ये क्वेश्चन कहता है, यही कंडीशन है। तो हम लोग P और Q का रेशियो निकालते हैं तो आता है 12/13। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर P के हिस्से में 12 रुपया जमा हो रहा है तो Q के हिस्से में 13 रुपया जमा हो रहा है। 12 और 13 25। 25 रुपया में P को क्या मिल रहा है? पुत्र को क्या मिल रहा है? 12 रुपया। 25 में 12 है तो 3,75,000 में कितना? ये मिला पुत्र का हिस्सा। और ये हिस्सा अगर टोटल में घटा दें तो वो किसका हिस्सा होगा? पुत्री का। आइए अगले सवाल। अगला सवाल, 50,000 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि इन भागों में से प्रत्येक को 10% वार्षिक SI की दर पर क्रमशः 2 वर्ष, 3 वर्ष तथा 4 वर्ष के लिए उधार दिया जाए तो समान ब्याज मिले। इन भागों का अनुपात क्या है? अगर 50,000 को 3 भाग में बांट दे, एक P है, दूसरा Q है और तीसरा R है। पहले भाग पर ब्याज क्या मिलेगा? तो पहले भाग के लिए समय क्या है? 2 वर्ष। दर क्या है? 10%। तो पहले भाग का ब्याज होगा 20%। दूसरे भाग का ब्याज होगा 30%। क्यों? समय 3 वर्ष है। तीसरे भाग का ब्याज होगा 40%। क्यों? समय 4 वर्ष है और दर 10% है। क्वेश्चन बोला तीनों ब्याज बराबर मिले, मतलब तीनों धन से जो ब्याज मिल रहा है वो आपस में समान है, ये क्वेश्चन कह रहा है। इसलिए तीनों को बराबर हम लोग लिख सकते हैं। अब तीनों में जो कॉमन है वो काट लेते हैं, 1 0 1 0 1 0, यानी 2P बराबर 3Q बराबर 4R।
अब हम लोग पी क्यू आर का अनुपात जानना है हम लोग को। तो पी क्यू आर का अनुपात जानने के लिए यहां के बाद हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों के बराबर हम लोग मान लेते हैं 12। अब 12 कहां से आया, तो 2 3 4 का एलसीएम। इन तीनों के बराबर हम लोग के भी मान सकते हैं, लेकिन के मानेंगे तो वक्त अधिक लगेगा। आप 12 मानिए, अगले स्टेप में आंसर है 2p बराबर 12। p बराबर क्या, 6। p का मान क्या निकला, 6। 3q बराबर 12, q का मान क्या निकला, 4। और 4r बराबर 12, r का मान क्या, 3। तो p q r का मान क्या, 6 4 3, यानी p q r का रेशियो क्या निकला, 6 4 3। यही आपका आंसर है। 50,000 को किस रेशियो में बांटना है, तो 6 4 3 के रेशियो में बांटना है। इसी में अगर सवाल कह दे P का मान क्या होगा, तो 6 4 3 के रेशियो में 50,000 को हम लोग बांट लेंगे। धन नहीं पूछा है आपसे, सिर्फ ये पूछा है कि किस रेशियो में बांटना है। तो रेशियो तो मिल गया, कितना धन होगा तो इस रेशियो में बांट देंगे। आइए अगले सवाल। अगला सवाल, 2902 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार विभक्त किया गया कि क्रमशः 1 वर्ष, 2 वर्ष तथा 3 वर्ष का मिश्र धन बराबर हो। सभी के लिए वार्षिक दर 5% है। सबसे बड़ा तथा सबसे छोटे भाग का अंतर क्या है, लीजिए। अगर एक टुकड़ा पी लें, दूसरा Q लें, तीसरा R लें, तो पहला भाग 5% के दर पर, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 105%। क्वेश्चन कहता है पिछले सवाल में ब्याज बराबर था, इस सवाल में मिश्रधन बराबर है, तो मिश्रधन लिखना होगा। और यहाँ 2 वर्ष के लिए 110% और यहाँ 3 वर्ष के लिए 115%, और ये तीनों बराबर है, और ये तीनों बराबर है। तो जो कॉमन है हम लोग काट लेते हैं। 5 से 21 बार में, 5 से 22 बार में, 5 से 23 बार में, यानी 21p बराबर 22q बराबर 23r बराबर हम लोग क्या करते हैं, 21 गुना 22 गुना 23 हम लोग एलसीएम मान लेते हैं। 21 गुना 22 गुना 23, इन तीनों का एलसीएम 21 गुना 22 गुना 23 यही होगा। अब 21p का मान अगर इतना है तो p का मान कितना होगा, 21 21 कट जाएगा तो p का मान होगा 22 गुना 23। उसी प्रकार 22q का मान इतना है तो q का मान होगा 21 गुना 23, और 23r का मान इतना है तो r का मान होगा 21 गुना 22। अगर इसको हम लोग गुना करें 23 गुना 22, तो ये 46 और ये 46 506, ये कितना 506। फिर 21 गुना 23 करें, 21 गुना 23 करें तो ये 3 2 3 दूना 6 और 2 दूना 4, 3 8 4 483। और इसको अगर हम लोग गुना करें तो 21 गुना 22 42 42 2 6 4 462, यानी तीनों का मान निकल गया। P का मान कितना 506, Q का मान 483 और R का मान 462। इन तीनों को जोड़ते हैं तो आता है 1451। इन तीनों को अगर हम लोग जोड़ें तो मान क्या आएगा, 1451। 1451 रुपया को बांटते हैं तो सबसे बड़े भाग और सबसे छोटे भाग में कितने का अंतर होता है, 44 का। ये और ये दोनों में अंतर कितने का, 44 का। बांट कितना रहे, 1451। इन तीनों का जोड़ कितना, 1451। 1451 के बंटवारे में बड़े भाग और छोटे भाग का अंतर कितना, 44।
और 2902 का बंटवारा होगा तो ये दुगना है तो ये भी दुगना हो जाएगा 88। यानी आपका आंसर क्या 88। सबसे बड़े भाग और सबसे छोटे भाग का अंतर 88 होगा। आइए अगले सवाल में। अगला सवाल, एक आदमी ने 10% SI पर बैंक से 10,000 रुपया कर्ज लिया। 2 वर्ष बाद उसने 4,000 रुपया लौटा दिया तथा 4 वर्ष बाद फिर 4,000 रुपया लौटा दिया, तो छठे वर्ष वह कितना राशि जमा करे, कितना राशि लौटा दे ताकि वह कर्ज मुक्त हो जाए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमने कर्ज लिया कितना 10,000 और हर 2 वर्ष पर कुछ आंशिक भुगतान कर रहे हैं। 10,000 2 वर्ष के बाद कितना ब्याज होगा, तो 2 वर्ष बाद ब्याज होगा गुना 2 और रेट दिया है 10%, तो 2 वर्ष बाद ब्याज इतना होगा। मतलब क्या 2,000 और प्लस 10,000, ये राशि अगर लौटा दिया जाए तो 2 वर्ष बाद ही हम लोग ऋण मुक्त हो जाएंगे। अगर हमने 10,000 लिया तो 2 वर्ष के बाद 12,000 लौटा दें तो ऋण मुक्त हो जाएंगे। लेकिन इस समय हमने सिर्फ 4,000 रुपया लौटाया है। हमने कितना लौटाया है 4,000। क्वेश्चन कहता है 2 वर्ष बाद क्या लौटाया गया, तो 2 वर्ष बाद 4,000 रुपया लौटाया गया। तो अब कितना रुपया बचता है 6,000 प्लस 2,000। इस 6,000 प्लस 2,000 को हम लोग 8,000 नहीं लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस पर हम लोग कभी ब्याज नहीं देंगे। ये ब्याज है और ब्याज पर ब्याज कभी नहीं देंगे क्योंकि ये साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज में ब्याज पर ब्याज नहीं होता है। अब अगर समय और आगे जाएगा तो कुछ और ब्याज होगा, लेकिन वो ब्याज किसका? सिर्फ 6,000 का, ना कि 8,000 का। अब 2 वर्ष बाद अगर हम ऋण मुक्त होना चाहें तो हमको क्या चुकाना पड़ेगा? 2 वर्ष बाद, या अब 2 वर्ष बाद, या इसको 4 वर्ष बाद लिख लीजिए। 2 वर्ष बाद कर चुके हैं, 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद अगर हम चाहें कि हम ऋण मुक्त हो जाएं तो क्या करना होगा? ये 6,000 लौटाना होगा प्लस ये 2,000 लौटाना होगा और इस 6,000 का सूद भी देना होगा 2 साल का, क्योंकि 2 साल का हम लोग ब्याज जोड़ लिए, अगले 2 साल का भी ब्याज जोड़ लेते हैं। इस पर ब्याज, अब 2 साल का ब्याज इस पर देंगे, ना कि 10,000 पर। तो 6,000 का 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 1,200। अगर चौथे वर्ष आपको ऋण मुक्त होना है तो इतना पैसा देना पड़ेगा, लेकिन अभी भी आप 4,000 रुपया लौटा रहे हैं, तो बचता कितना है? 2,000 और प्लस क्या, ये 3,200। इसको हमेशा हम लोग अलग रखेंगे, क्योंकि इसको अगर जोड़ देंगे तो इस पर भी हम लोग ब्याज दे जाएंगे, इस पर भी ब्याज का हम लोग गणना कर लेंगे। तो जो गलत हो, इस धन को हमेशा अलग रखेंगे। अगर इस धन को इसमें जोड़ देंगे तो इस पर भी ब्याज हो जाएगा, जो गलत हो जाएगा, क्योंकि इस पर ब्याज कभी नहीं होना है। इसलिए इसको हम लोग हमेशा अलग रख रहे हैं। अब फिर 2,000 और 3,200 इतना धन हमारे पास है बैंक का, और अब नहीं, अब से 2 साल बाद फिर हमको जमा कब करना है? छठे वर्ष। 4 वर्ष हुआ है, 2 वर्ष और चाहिए, तो 2 वर्ष और का ब्याज देंगे। तो 2,000 का 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा वो जोड़ लीजिए। 2,000 2 गुना 10, 2 दूना 4, 400 रुपया और ब्याज होगा। मतलब छठे साल ये दे दीजिए, ये दे दीजिए और ये ब्याज दे दीजिए। अगर छठे साल इतना आप जमा कर दीजिएगा तो आप ऋण मुक्त हो जाइएगा। मतलब 2,000, 3,200, 5,200, 4, 5,600। अगर आप छठे वर्ष 5,600 जमा कर देंगे तो आप ऋण मुक्त हो जाएंगे। आइए एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोग क्या कैलकुलेट किए।
अगर 10,000 हमने लिया तो 2 वर्ष में सूद कितना होगा? 2,000। यानी 2 वर्ष बाद अगर जमा करना हो, 2 वर्ष बाद ऋण मुक्त होना हो तो 10,000 और 2,000 जमा करेंगे, ऋण मुक्त हो जाएगा। ऋण से हम लोग 10,000 और 2,000 12,000 जमा कर देंगे, हम लोग ऋण से बाहर हो जाएंगे, ऋण मुक्त हो जाएंगे। लेकिन हमारे पास 10,000 और 2,000 12,000 नहीं है, 4,000 है, तो 4,000 जमा कर दिए। बचा क्या? 6,000 और ये 2,000। इस 2,000 को अलग इसलिए रख रहे हैं कि इस पर सूद नहीं देना है, सूद तो हमेशा इस पर देंगे। अब ये 6,000 आगे 2 साल और रहा तो 2 साल और का सूद कितना होगा? इस 6,000 का 2 साल का सूद निकाल लीजिए। 6,000 गुना 10 गुना 2 1200। तो 6,000 2,000 और 1200, अगर चौथे वर्ष इतना जमा कर दीजिएगा तो आप ऋण मुक्त हो जाइएगा। 6,000 2,000 और 1200। लेकिन चौथे वर्ष भी आपके पास सिर्फ 4,000 है तो 4,000 जमा कर दीजिए। अब आपके पास बचा कितना है? 2,000 ये धन है और 3,200 ये ब्याज है। अब छठे साल ऋण मुक्त होना है तो 2 वर्ष और ये पैसा रहेगा, और इस पैसे का 2 वर्ष और में सूद कितना होगा? तो इस पैसे का सूद अब 400 होगा। तो छठे वर्ष ये चुकाना है, ये चुकाना है और ये सूद चुकाना है। तो छठे वर्ष कितना देना है? 2,000 3,200 और 400, कुल मिलाकर 5,600। आइए हम लोग अगले सवाल को देखें। अगला सवाल देखिए, सवाल क्या कह रहा है। एक आदमी ने SI पर बैंक से 7,000 रुपये का कर्ज लिया। 3 वर्ष बाद उसने बैंक को 3,000 रुपया दिया और 5वें वर्ष के अंत में 5,450 रुपया देकर लोन चुका दिया, तो दर ज्ञात करें। क्वेश्चन कहता है कि उस व्यक्ति ने कितना रुपया उधार लिया? 7,000, और कुछ पैसा आंशिक भुगतान हुआ है 3 वर्ष के बाद। तो हम लोग देखें, अगर 3 वर्ष के बाद कितना रुपया लौटाते तो ऋण मुक्त हो जाते। 3 वर्ष बाद टोटल पैसा हम लोग नहीं लौटाए हैं, एक हिस्सा वापस किया गया। लेकिन अगर हम ऋण मुक्त होना चाहते हैं 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद कितना पैसा जमा करना चाहिए? तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 210 R, और आपने लिया कितना था? 7,000। तो अगर आप इतना राशि लौटा देते हैं तो 3 वर्ष बाद ही आप ऋण मुक्त हो जाते हैं। 7,000 प्लस 210। अब 7,000 प्लस 210 नहीं लौटाकर हम मात्र 3,000 रुपया लौटाते हैं। तो अब बचता कितना हमारे पास है? हमारे पास 4,000 रुपया अब प्लस 210 R, 4,000 रुपया और 210 R। और अब जमा करते हैं 5वें वर्ष। 5वें वर्ष आप क्या जमा करते हैं? 5,450। तो 2 वर्ष और आगे ले जाएंगे हम, तो 2 वर्ष और का इंटरेस्ट देना होगा ना। तो 2 वर्ष और में इंटरेस्ट क्या होगा? 4,000 गुना 2 गुना R। आगे 2 साल में जो ब्याज देना होगा वो इतना ही होगा। अब देखिए आगे 2 साल में ब्याज कितना हुआ। अब आप कह सकते हैं ब्याज तो हम इसी का दे रहे हैं, इसका क्यों नहीं दे रहे हैं? इसका ब्याज नहीं देंगे हम, क्योंकि साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज में कभी भी ब्याज पर ब्याज नहीं होता है, हमेशा मूलधन पर ब्याज होता है। तो मूलधन तो अब 4,000 ही बचा है, क्योंकि 3,000 तो हम लौटा चुके हैं। तो 4,000 210 R और 4,000 का फिर सूद देंगे तो कितना होगा? ये 80 R होगा। तो कुल मिलाकर हमको चुकाना पड़ेगा 5वें वर्ष इतना 80 और 210 290 R। इतना अगर चुका दें तो ऋण मुक्त हो जाएंगे। और कितना चुकाकर हम ऋण मुक्त हो गए ये दिया हुआ है।
5450, इतना रुपया देकर हम ऋण मुक्त हो गए हैं और इतना रुपया देकर हम ऋण मुक्त हो सकते हैं, तो दोनों तो एक ही राशि होगा। अब ये 4000 उधर जाके घट जाएगा तो क्या बचेगा, 290 R बराबर 1450, और ये 290 से 5 बार में कटेगा, R का मान 5%। ये आपका आंसर है। आइए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग किस्त संबंधी प्रश्नों को देखेंगे। आइए।